जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होने वाला है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, तो बहुत ही अच्छी वीडियो को आपने चूज़ किया है। बहुत ही ज़बरदस्त आज की ये क्लास होने वाली है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछे जाए। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ये दूसरे यूनिवर्सिटी का है तो हमारी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आएगा का। मैंने कई सारे यूनिवर्सिटी का अलग-अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, लगभग-लगभग आपके सेम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी आप सारे यूनिवर्सिटी का एक ही में कह देते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोग ही बताइए जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में या फिर उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है, उसका सिलेबस सारे यूनिवर्सिटी में सेम है, पूरे उत्तर प्रदेश में और उससे एफिलिएटेड कॉलेज में सभी में। ये बताइए जब सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन पेपर भी आपका सेम ही होगा, यानी क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, पूछने का जो तरीका है, जो आपका सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही तो आएंगे ना। आप लोग ही बताइए। बिल्कुल सही है सर। तो देखिए किस किस यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। बहुत सारे दिमाग में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि सर जी किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, कितना कठिन प्रश्न आता है। और एक बात याद रखिएगा कि पूरे फर्स्ट सेमेस्टर लेकर के सिक्स सेमेस्टर को कुरिकुलर में सबसे ज़्यादा बैक आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस में लगता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के प्रश्न और रीजनिंग पूछी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के प्रश्न को भी आड़ा टेढ़ा नहीं, वो भी कठिन कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको प्रश्न का लेवल दिखाऊंगा तो आपको आज समझ में आएगा, हाँ सर जी ऐसे होता है, ठीक है। और भी मैंने क्लासेस कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। और भी क्लासेस जो हैं क्वेश्चन पेपर हैं बाकी सब भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसका डेट शीट आ गया है, 3 दिसंबर से एग्जाम होने वाले हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के तो एग्जाम चल ही रहे हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी के लिए अभी डेट शीट नहीं आई है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी डेट शीट आ गया है। आप लोगों का एग्जाम जल्दी शुरू हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो बलिया में विश्वविद्यालय है बाबू। और मैं बता दूं जैसे आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, और आपके इसमें बता दें जेएनयू है, ठीक है। इन सभी यानी उत्तर इससे अफिलिएटेड कॉलेज, इससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं आप सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं के लिए, सबके लिए है, इससे अफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आज की क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें देखें, और एक बात और आपके दिमाग में ये प्रश्न रहता है, सर जी कंप्यूटर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर रीजनिंग के आपके ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको मैं कंफर्म कर दूं और जान लीजिए आप कि कंप्यूटर के प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। 70-75 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें से कम आपके मान के चलिए 45 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चले इसमें देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे रीजनिंग के सवाल हैं। इसमें से 1 से लेकर के 11 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 11 तक आपको दिखा दूँ मैं। इसमें आपके रीजनिंग के सवाल है। रीजनिंग के सवाल मैं बाद में आपको बताऊंगा क्योंकि इसको कॉपी पेपर पे सॉल्व कराना होगा, ठीक है। जितने इसमें कंप्यूटर के प्रश्न है उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है। बाकी सारे मैं अभी आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा। जो रीजनिंग है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। चले, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले 12 नंबर से है आप लोगों का कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। पहला पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस इस सूट का घटक नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में भी देखते चलेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द एमएस ऑफिस सूट, यानी इनमें से, ठीक है, एमएस ऑफिस का सूट का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी होता है, और इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फोटोशॉप आपका, ठीक है, ये क्या है, एमएस ऑफिस सूट का घटक नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बस आप लोग बने रहेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है।
देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य ईमेल का पता प्रारूप है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये लगातार ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में सभी यूनिवर्सिटी में ये पूछ चुका है। आप लोग दूसरा पेपर भी उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यूजर नेम @example.com। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा क्या है, ईमेल। ठीक है, कौन सा एक मान्य ईमेल का प्रारूप है। ठीक है, वैलिड ईमेल। ठीक है, वैलिड ईमेल सही से कौन होगा, यूजर नेम होता है, पर उसके बाद @ होता है, फिर आपका एग्जाम्पल कुछ भी रख सकते हैं, उसके बाद .com होता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चले तीसरा प्रश्न है आपका, एक स्प्रेडशीट में कॉलम और एक पंक्ति का संगम क्या कहलाता है। ठीक है, इन ए स्प्रेडशीट व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो कॉलेड। क्या कहा जाता है, एक स्प्रेडशीट में कॉलम और एक पंक्ति का संगम है जो मिलन है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है सेल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, सेल कहलाता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं किसी का भी बैक ना लगने पाए। ठीक है, चले 15 नंबर प्रश्न है, वेब ब्राउज़र में Ctrl+Shift+N कुंजी पट का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होता है एक नई टैब एक इकोग्नाटिक प्राइवेट मोड में खोलें। ठीक है, एक नई टैब का प्राइवेट मोड में खोलें। बी ऑप्शन आपका राइट है, Ctrl+Shift+N कुंजी पट का यही उद्देश्य होता है, एक नई टैब। ठीक है, प्राइवेट मोड में खोलें। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, जल्दी कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कराता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस को सॉल्व कराने में। ठीक है, ये बात भी आप लोग बखूबी जानते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है आपका, MS एक्सेल में फंक्शन इक्वल टू काउंट इफ A1 अनुपाते A10। ठीक है, ये 50 से क्या है, बड़ा है, इसका क्या अर्थ होगा। तो इसका मतलब देख ले रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि A1 अनुपाते A10 की सीमा में ऐसे सेलों की संख्या गणना जो 50 से अधिक हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखेंगे। देखिए इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो मैं और भी क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा। मैं जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो इसी तरह से एकदम ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व कराऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 17 आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल के अलावा एक वैध स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। वर्ड परफेक्ट है, गूगल शीट्स है, नोटपैड है, या पावर पॉइंट है। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखें MS एक्सेल के अलावा एक वैध स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर गूगल शीट होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, गूगल शीट्स। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिएगा आपको क्या पूछा है, 18 नंबर, विंडोज़ में Alt+Tab कुंजी प्रेषण का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होता है खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करना। ठीक है, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, Alt+Tab कुंजी प्रेषण का क्या उद्देश्य है, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करना, ये ऑप्शन राइट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो इंग्लिश वाला होता है केवल इसे ही टाइपिंग किया जाता है, टाइप करके इसे क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं हिंदी में। हिंदी वाला टाइप नहीं किया जाता, जैसे इंग्लिश से हिंदी में आपका ट्रांसलेट कर देते हैं, उसी तरह से इंग्लिश वाला लिख करके इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। इसीलिए हिंदी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इनका उत्तर भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग। स्प्रेडशीट में पिवट टेबल शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, इन ए स्प्रेडशीट व्हाट डज द टर्म पिवट टेबल रेफर टू। ठीक है, स्प्रेडशीट में पिवट टेबल शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है ए समरी टेबल दैट कॉन्सिलिडेट ए एनालाइज डाटा फ्रॉम अनदर टेबल। ठीक है, यानी एक संक्षेप टेबल जो दूसरी टेबल से डेटा को समेकित और विश्लेषित करती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं उसे सॉल्व करा के आपको दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं, धीरे धीरे आप सभी लोग मुझे जान जाएंगे। ठीक है,
20 नंबर प्रश्न आप लोगों को क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। तो देखें इसमें जो आपका गूगल ड्राइव है और ड्राफ्ट बॉक्स है, ये दोनों आपका क्लाउड स्टोरेज सेवा है। तो सर जी इसमें हम सही कौन से लगाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो विराट कोहली हैं उन्होंने भी शतक मारा और यशस्वी जायसवाल ने भी, लेकिन नाम किसका सबसे ज़्यादा है, विराट कोहली का। ऐसा हालांकि यशस्वी जायसवाल ने 150 से ज़्यादा रन बनाए, फिर भी विराट कोहली के ज़्यादा नाम है। उसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शन में भी आपके बी आंसर आपका राइट होगा, ठीक है, क्योंकि गूगल ड्राइव का ज़्यादा नाम है, ड्राफ्ट बॉक्स का कम नाम है। उसी तरह से क्लाउड स्टोरेज सेवा क्या है, गूगल ड्राइव भी है, ड्राफ्ट बॉक्स भी है, लेकिन गूगल ड्राइव का ज़्यादा नाम है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे विराट कोहली ने केवल 100 रन मारा, उनका ज़्यादा नाम है, यशस्वी जायसवाल ने 150 रन मारा, उनका कम नाम है। ठीक उसी प्रकार ये भी होगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में कैश का क्या उद्देश्य है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कैश इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में कैश का क्या उद्देश्य होता है, तो बार बार पहुंच जाने वाले डेटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना, ठीक है। टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड बाय स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा, ठीक है, एक्सेसेड डाटा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए इंग्लिश उतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी हम एकदम शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 22 क्या है, आईओटी का आईओटी शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। व्हाट डज द टर्म आईओटी स्टैंड फॉर, ठीक है। सीधे सीधे मतलब इसका है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। एमएस एक्सेल में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसमें से कौन सा, बिल्कुल देखिए इक्वल टू पी गुणे आई प्लस आर अपॉन टी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यदि आप कम से कम 6-7 क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो भी बहुत ही अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल है आपको पढ़ाए जाते हैं, तो सभी जगह पढ़िए, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सभी से पढ़िए, सभी जगह पढ़िए, जितना नॉलेज हो सके उतना लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ वो गलत पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। सब जगह पढ़िए, जहाँ से नॉलेज मिले एकदम खींच के दिमाग में भर लीजिए, ताकि हमारा बैक ना लगे भैया। मेन बात क्या है, हमारा बैक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलें 24 नंबर क्या है, पीडीएफ का शब्दाक्षर क्या है, यानी पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये कॉमन क्वेश्चन है। पीडीएफ क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर, सीआईए ट्रेड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ट्रेड में नहीं माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सीआईए ट्रेड विच ऑफ द ब्लो मेंशनेड एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड इन द ट्रेड, ठीक है। सीआईए ट्रेड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ट्रेड में नहीं माना जाता है, तो आपका जो ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, जो प्रामाणिकता है, इसे नहीं माना जाता है। बाकी गोपनीयता, ठीक है, कॉन्फिडेंटलिटी और जो इंटेग्रिटी है और अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उपलब्धता, ये आपके तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके सीआईए ट्रेड के अनुसार तत्व ट्रेड में आते हैं, माने जाते हैं, लेकिन आपको प्रामाणिकता नहीं माना जाता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है। यहाँ पर आपको भरना है, सूचना के गोपनीयता का अर्थ है केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही सूचना तक पहुँचने में सक्षम है, या फिर ईमानदारी, या फिर गैर अस्वीकृति यानी नॉन रिस्पॉन्डेशन, ठीक है, रिस्पॉन्डेशन। और अगला है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। क्या भरना चाहिए यहाँ पर, तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंटलिटी, ठीक है। सूचना के गोपनीयता का अर्थ है केवल अधिकृत उपयोग ही सूचना तक पहुंचने में सक्षम है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 26 का। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 27 है, यहाँ भी आपको भरना है, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डेटा का उपयोग किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं, देखें, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डाटा इज यूज टू इंश्योर कॉन्फिडेंटलिटी, तो क्या हाँ होगा एनक्रिप्शन, ठीक है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डेटा एनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे,
देखिए यहाँ पे आपके रीजनिंग के सवाल हैं, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है। चले, बाकी इसका आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो सब तो इसे हल कर लेंगे, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं बेचारे वो बहुत ही मात खा जाते हैं इससे, ठीक है। चले, जो बच्चे केवल बीए में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा नहीं है ये। चले, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। देखिए यहाँ से आपके कंप्यूटर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा आप सभी लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के दे दूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालक को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर के संचालन को यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइनेड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए किसको डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, या कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर में भंडारण के लिए मानचित्रों, चित्रों और रेखाचित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए भंडारण के लिए, ठीक है, जो कंप्यूटर में भंडारण के लिए मानचित्र हैं, चित्र हैं और रेखाचित्र हैं, इसके इसके लिए डिजिटाइजर है। लेकिन आगे क्या कह दिया है, आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि रेखाचित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है स्कैनर का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही चौकन्ना रहिएगा आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 39 क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का क्या उद्देश्य है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट सेंटर टूल का क्या उद्देश्य होता है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखें, टू क्रिएट ए न्यू फॉर्मेट फॉर द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी दस्तावेज के लिए एक नया स्वरूप बनाना। इंग्लिश में देख लीजिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट इज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेट पेंटर टूल टू क्रिएट ए न्यू फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। चले, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेलिंग क्या है। सिंगल, डबल, 1.5 या ट्रिपल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन सॉरी स्पेसिंग है, ठीक है, स्पेलिंग नहीं है। स्पेलिंग बहुत बहुत सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, इसके लिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है। सिंगल है, डबल है, 1.5 है या ट्रिपल है। बिल्कुल देखें 1.5 है, 1.115 है, लेकिन 1.5 दिया है, कोई बात नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.5। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। हाउ कैन यू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंट्रोल+H, कंट्रोल+K, कंट्रोल+S या कंट्रोल+M, बताइए। बिल्कुल कंट्रोल+K। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, कंट्रोल+K से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, बताइए सभी लोग। साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में, साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अटेम्प्टिंग टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखिए। देखिए इंग्लिश में भी पढ़ते चलिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में 2FA शब्द का क्या मतलब है। इसका मतलब सीधे सीधे 2F स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर अगला इसमें क्या है। सर्च इंजन का उद्देश्य क्या है, बताइए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए सर्च इंजन। सर्च इंजन का उद्देश्य क्या होता है। इंटरनेट पर सूचना खोज के लिए, ठीक है, इंटरनेट पर सूचना खोज के लिए सर्च इंजन का उद्देश्य होता है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपिंग, वितरण या उपयोग के लिए कौन सा शब्द है? ठीक है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द अनऑथराइज्ड कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग या यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपिंग, वितरण या उपयोग के लिए कौन सा शब्द है? तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल प्राइवेसी है। यहाँ देखिए पायरेसी लिखा है, प्राइवेसी प्राइवेसी है। ठीक है, पायरेसी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 46 है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो जब पावर ऑफ हो जाता है तो डेटा को धारित करती है? बताइए। रैम है, बिल्कुल। रोम है, रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन आपका राइट है 46 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर किसी भी मेल के अटैचमेंट के माध्यम से फैलता है और सॉफ्टवेयर की कमजोरी का शिकार करता है? तो ये ट्रोजन हॉर्स और वार्म भी है। ठीक है, इसमें से राइट आंसर आपका वार्म होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी होते हैं लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका ज़्यादा राइट है, वार्म ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है 48 नंबर, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का क्या उद्देश्य क्या है? जो फायरवॉल होता है कंप्यूटर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है फायरवॉल, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है कि कंप्यूटर या फिर नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच को रोकना, यानी टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर पूछा गया है, वेब ब्राउजिंग में कुकी का क्या उद्देश्य है? आप लोग कोई साइट खोलते हैं, साइट मतलब कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो वहाँ पहले लिखा रहता है एक्सेप्ट कुकीज़, तो वही यहाँ पे कुकीज़ का बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी वेब ब्राउज़र खोलेंगे तो उसमें लिखेगा एक्सेप्ट कुकीज़, उसके बाद ही आपको उस वेब ब्राउज़र के अंदर जाने के लिए अनुमति मिलती है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, वेब ब्राउजिंग में कुकी का क्या उद्देश्य है? बताइए, क्या उद्देश्य होता है? बिल्कुल, देखें यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल देखें, उपयोगकर्ता जो होते हैं इनकी गतिविधि और पसंदों को ट्रैक करता है कुकीज़। आप कुकीज़ पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब वही होगा, वो समझ जाएगा कि ये क्या सर्च कर रहे हैं, क्या खोजना चाहते हैं। ठीक है, आपका सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। उपयोगकर्ता यानी टू ट्रैक यूजर एक्टिविटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, उपयोगकर्ता की गतिविधि और पसंदों को ट्रैक करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 50 नंबर, कौन सा निम्नलिखित मजबूत पासवर्ड की विशेषता है? बताइए। मजबूत पासवर्ड की विशेषता क्या होती है? बहुत ही आसान है, अपर केस और लोअर केस अक्षर, यानी छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर। ठीक है, संख्याएं और सिंबल का मिश्रण होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ प्रश्न आसान होंगे, कुछ बहुत ही कठिन होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाठ को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन्स के लिए एक साथ संरेखित करने के लिए उपयोग होता है? तो ये जस्टिफाई का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 52 नंबर, 52 नंबर प्रश्न है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसारस सुविधा का क्या उद्देश्य है? थिसारस सुविधा का उद्देश्य होता है शब्दों के लिए पर्याय और विपरीत ढूंढना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 53 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रो सक्षम दस्तावेज सहेजने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप उपयोग किया जाता है? तो डॉट DOCM, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट स्वरूप से संबंधित विकल्पों में से कौन से रिबन में शामिल है? यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं, विच रिबन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंटेंट्स ऑप्शन रिलेटेड टू फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट स्वरूप से संबंधित विकल्पों को कौन से रिबन में शामिल है? होम में या इंसर्ट में, पेज लेआउट में या फिर प्रेफरेंस में, यानी संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए होम में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपको क्या पूछा गया है, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए ऐसे ही। चले
अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर आपका 55 है, ध्यान से देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 55 है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरे दस्तावेज के उत्कृष्टता को बदलने के लिए कौन सा विकल्प है? पेज लेआउट, होम, व्यू या इंसर्ट? बिल्कुल पेज लेआउट होता है, ठीक है। विच ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द इंटर इंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है। पेज लेआउट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरे दस्तावेज की उत्कृष्टता को बदलने के लिए पेज लेआउट का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये शुद्ध हिंदी में लिखा होता है, इसीलिए समझ में नहीं आता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ ब्रेक कैसे डाला जा सकता है? ये तो आसान है, आराम से पढ़ सकते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें पृष्ठ ब्रेक कैसे डाला जा सकता है? बिल्कुल देखिए कंट्रोल प्लस इंटर करके, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 56 का। चलिए प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपको पंक्तियों और स्तंभों से संबंधित संख्याओं की गणना करने में सक्षम बनाता है? तो यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रो एंड कॉलम्स, ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है? कंप्यूटर सटीक होता है, लेकिन यदि किसी गणना का परिणाम गलत आता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? बताइए। इसका मुख्य कारण होता है इनकरेक्ट डाटा एंट्री, ठीक है। गलत डेटा भेजेंगे तो गलत परिणाम आएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 59, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। बिल्कुल यूनिवर्सल सिस्टम बस लिखा, देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, क्या होता है? SERIAL, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यहाँ सिस्टम बस लिखा, कोई बात नहीं है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हम छोड़ थोड़ी ना सकते हैं प्रश्न को, माइनस मार्किंग नहीं है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलें, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? बताइए। ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्राउजर सॉफ्टवेयर इंटरनेट एक्सप्लोरर? अगला प्रश्न क्या है आपका? आधुनिक प्रिंटर की गति आमतौर पर किस में मापी जाती है? तो पीपीएम में। किस में मापी जाती है भैया? पीपीएम, ठीक है। किस में? पीपीएम में, बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पेजेस पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आधुनिक प्रिंटर की गति को आमतौर पर पेजेस पर मिनट में मापी जाती है, पीपीएस में, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये न्यू क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चले अगला प्रश्न क्या है? बाकी सारे सेम सेम है क्वेश्चन, लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है, इसमें क्या है ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किस पर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आधारित था? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पहली पीढ़ी का नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड? तो ये किस पर आधारित था? बिल्कुल ट्रांजिस्टर पर आधारित था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। साल 1952 से लेकर के, ठीक है, 1952 से लेकर के 1964 तक, 1952 से लेकर के 1964 के बीच बने कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बताया है। पूछेगा कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का साल कब से कब तक रहा? 1952 से 1964 तक रहा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और इनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कंप्यूटर की पहले की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय, छोटा, तेज और सस्ता बनाया, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 63 क्या है? ध्यान से देखेंगे आप लोग। सीफर एल्गोरिदम का उपयोग करके क्या रूपांतरित किया जाता है? स्केलर टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या कोई नहीं? पूछा क्या है? सीफर एल्गोरिदम का उपयोग करके, सीफर एल्गोरिदम का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में रूपांतरित किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेट यूजिंग सीफर एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। हालांकि देखें इंग्लिश वाले बच्चे होंगे नहीं ज़्यादा, लगभग लगभग 1-2% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे,
लेकिन इंग्लिश में इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप एग्ज़ाम में उत्तर ना गलत करके आएँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता किसी का भी बैक लगे भाऊ, एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चले, सबसे कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन है। सबसे कम मजबूत देखिए WEP सबसे कम मजबूत होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। WEP क्या है सर? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायर्ड इंक्रीमेंट प्राइवेसी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, निजी सर्च इंजन की पहचान करें। बिंग, डक डको, गूगल, याहू। निजी सर्च इंजन। आइडेंटिफाई द प्राइवेट सर्च इंजन। प्राइवेट सर्च इंजन है डक डक गो, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सभी प्राइवेट, ये आपका जो प्राइवेट सर्च इंजन है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले अगला क्या है आपका, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है? तो 8 है और 72 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा 8 है और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज 72 है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 67 क्या है, आप एक समय में कितने अलग अलग दस्तावेज खोल सकते हैं? तो ये तो आसान है, इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आप एक समय में कितने अलग अलग दस्तावेज खोल सकते हैं, कितने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से खोल सकते हैं, एक ही समय में बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जितनी आपकी कंप्यूटर मेमोरी ले सकेगी उतना ही हम खोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 क्या है आपका, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। MS वर्ड में जो फॉर्मेट पेंटर होता है, इसका कई बार उपयोग कैसे करें? इसका कई बार उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो फॉर्मेट पेंटर आइकन पर 2 बार क्लिक करके, ठीक है। बाय डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर आइकन। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का कई बार इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर आइकन पर 2 बार क्लिक करें, डबल क्लिक, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर आपका 69 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? देखिए, लेफ्ट पेज मार्जिन होता है, राइट पेज मार्जिन होता है, टॉप पर भी होता है, लेकिन सेंटर में पेज मार्जिन कैसे होगा? ठीक है, नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 70 क्या पूछा है, अखबार जैसा दस्तावेज बनाने के लिए आप किस सुविधा का उपयोग करते हैं? बुलेट्स और नंबरिंग का, टेबल का, कॉलम का, या फिर टैब स्टॉप का? बिल्कुल कॉलम का उपयोग करते हैं, ठीक है। अखबार जैसा दस्तावेज बनाने के लिए हम सुविधा के लिए कॉलम का उपयोग करेंगे, ठीक है। चले, अखबार जैसा लेआउट बनाने के लिए वर्ड दस्तावेज में स्तंभों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉलम्स का। और बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? सूची बनाने के लिए, ठीक है। बुलेट्स और नंबरिंग पूछेगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, सूची बनाने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? देखिए, आईपॉड आपका पोर्टेबल डिवाइस है, लैपटॉप भी है, थंब ड्राइव्स भी है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, कॉमन क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है आपका, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, फिर या फिर आइडेंटिफिकेशन, या फिर एक्सेसिबिलिटी, क्या कहा जाता है? बिल्कुल ऑथेंटिफिकेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है 72 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? टूल, मैप, लोगो या आइकन? स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, द स्मॉल पिक्टोरियल, ठीक है, द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो इसे आइकन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 74 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उदाहरण है? तो $A, $I, ठीक है। बी ऑप्शन आपका
करेक्ट है। चलिए डॉलर वाले सिंबल से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 75 है, यहाँ पर आपको भरना है कुकी, बुकमार्क या फिर ब्लॉक, इन तीनों में से कौन एक तरीका है जिसे ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो बुकमार्क, ठीक है, बुकमार्क एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? बीसीसी माने ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 76 का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 77 क्या है? एम एस एक्सेल फाइल को कहा जाता है सेल बुक, ग्रेड शीट, वर्कशीट या वर्कबुक? एम एस एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है भैया? एम एस एक्सेल फाइल कैन बी कॉल्ड ए, बताइए क्या कहा जाएगा? बिल्कुल वर्कबुक कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 क्या है? ईमेल में जो ईमेल आता है, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता? तो देखिए जो टू लिखा होता है, ठीक है, जो टू होता है इसे हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79 क्या है? 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनचाहे मेल होते हैं? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पैम या फिर वॉर्म्स? बिल्कुल जो स्पैम होते हैं ये अनचाहे मेल होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जो आसान होगा उसे इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो इसे इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए सफारी सर्च इंजन है, फायरबॉक्स भी है, क्रोम ब्राउज़र भी है, पांडा आपका किसी भी प्रकार से इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है? 81 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं सर जी? तो ध्यान दीजिए, सीपीयू, प्रिंटर या फिर एएलयू, अर्थमेजिक, लॉजिक यूनिट या स्प्रेडशीट? बताइए पेरिफेरल डिवाइस, बताइए पेरिफेरल डिवाइस बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस प्रिंटर है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 82 क्या है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या है? कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले शब्द पर ले जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें इसी तरह से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग ट्रिपल सी का भी फार्म भर दीजिए, ठीक है, पास हो जाएंगे। इसी तरह के इससे आसान क्वेश्चन तो ट्रिपल सी में आते हैं, मैंने एग्जाम दिया था, इससे आसान आपके आते हैं, ठीक है। चलें, विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होता है, विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होता है, कैसे होता है, किस पर होता है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल डिस्प्ले पॉप अप मेनू, पॉप अप मेनू खोलना, ठीक है, विंडोज़ में राइट क्लिक का प्रयोग होता है, पॉप अप मेनू, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अच्छा लाइक का क्या मतलब है यूट्यूब पर, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए। यूट्यूब पर लाइक करने का मतलब एक ही होता है कि क्लास पर जितना ज़्यादा लाइक रहेगा यूट्यूब उतना ज़्यादा क्लास को रिकमेंड करेगा, यानी बाकी बच्चों के पास भेजता है। और कोई लाइक का मतलब ही नहीं होता यूट्यूब पर, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, अगर आप लोग चाहते हैं यूट्यूब रिकमेंड करे बाकी बच्चों को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके। और शेयर करना तो आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग। चलें टॉपिक पर आते हैं, प्रश्न नंबर 84 आपका क्या पूछाया गया है, ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक हैं? तो देखिए लैरी पेज, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के संस्थापक हैं। हालांकि आपके सर्गेई ब्रिन को ऑप्शन में नहीं दिया है। लैरी पेज कौन है? गूगल के संस्थापक हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। सर्गेई ब्रिन को क्यों बताएं सर जी? तो देखिए ऑप्शन में लैरी पेज नहीं देगा अगर कभी, तो सर्गेई ब्रिन भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका उत्तर गलत नहीं होगा क्योंकि बीए सेमेस्टर वाला सर ने बता दिया है, ठीक है। चले देखिए जो आपके लैरी पेज हैं और सर्गेई ब्रिन है, ये 1996 में, कब? 1996 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र रहते हुए एक शोध परियोजना के रूप में गूगल पर काम करना शुरू किया था। वे इस बात में रुचि रखते थे कि लोग इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में डेटा को कैसे पार्स करते हैं, ठीक है। चले जो सर्गेई ब्रिन है ये गूगल के सह संस्थापक थे, ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 85 के आप 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, विंडोज़ एक्सप्लोरर है या नेटस्केप है? बताइए। वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र के द्वारा विकसित किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 85 का। देखिए, यहाँ से आप लोगों के रीजनिंग के सवाल शुरू हो जा रहे हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है? देखिए, आपके यहाँ पर डिजिट लिखा गया है, ठीक है? यहाँ पर कितने डिजिट है? यहाँ पर आपके 9 डिजिट हैं, यहाँ आपके 3 3 6 2 8 डिजिट है, यहाँ पर आपके 3 3 6 1 7 डिजिट हैं और यहाँ पर आपके 3 और 3 6 डिजिट हैं। यानी आपको ये डिजिट का नंबर देख कर के लग रहा है 9 8 7 6, यानी इसमें से जितने भी डिजिट लिखे गए हैं, एक-एक डिजिट आपका मिसिंग है। वो देखेंगे हम कौन-कौन सा नंबर इसमें मिसिंग है, ठीक है? देखें, इसमें आपका जो पहला नंबर है 5, ये आपका दूसरे में मिसिंग है। यहाँ पर होना चाहिए था 5, यहाँ आपका 1 नंबर मिसिंग है। यानी पहले में जो 9 डिजिट है, इसमें 5 आपका मिसिंग है, यानी पहला नंबर आपका मिसिंग है। दूसरे में 7 डिजिट है, तो यानी इसमें आप लोग देखेंगे लास्ट में आपका 7 नहीं लिखा है, तो यानी दूसरे वाले डिजिट में 7 नंबर जो है ये आपका मिसिंग है, ठीक है? यहाँ आपका 6 डिजिट है और यहाँ आपका देखें 8 नंबर मिसिंग है, यहाँ पर आपके 8 होना चाहिए था। यहाँ आपके पहले में 8 जो नंबर है ये यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है? तो देखिए आप लोग एक सीरीज बन गया, पहले में आपका 5 जो है पहला नंबर आपका मिसिंग है, दूसरे में लास्ट वाला जो है 7 नंबर मिसिंग है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा, पहले में 8 नंबर मिसिंग हो गया, तभी यहाँ पर ये नंबर आया है, ठीक है? फिर अच्छा, पहला लास्ट वाला पहला, फिर इसमें जो हमारा लिखा गया है 9 6 5 4 2 3, ठीक है? तो इसमें हमारा कौन सा नंबर मिसिंग होगा? लास्ट वाला नंबर मिसिंग हो जाएगा इसमें से, ठीक है? मान लीजिए अगर 3 इसमें से मिसिंग हो गया, तो 9 6 5 4 2, ठीक है? चलें, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, 9 6 5 4 2 3, ठीक है? ये लिखा गया है यहाँ पर आपके, और एक-एक नंबर इसमें से मिसिंग है सब में, ठीक है? पहले में आपका यहाँ से मिसिंग है, पहले में से पहले नंबर में मिसिंग है और दूसरे में लास्ट वाला मिसिंग है, फिर इसमें पहला मिसिंग है, फिर लास्ट वाले में हमारा किस में मिसिंग होगा? पहले में मिसिंग होगा या फिर लास्ट में मिसिंग होगा? तो लास्ट में मिसिंग होगा हमारा, ठीक है? तो इसमें से हम लोग 3 हटा देंगे तो उत्तर हम देखेंगे कितना आया है, 96 54 2। 96 54 2 कहाँ पर लिखा गया है? 96 54 2 डी ऑप्शन में लिखा गया है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं, ठीक है? फिर से समझा देते हैं, इसमें 9 डिजिट है, 8, उसके बाद इसमें 7 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है। एक-एक डिजिट इसमें से गायब है और जो नंबरों की संख्या है, इसमें पहला गायब है, इसमें लास्ट वाला गायब है, फिर इसमें पहला वाला गायब है, तो फिर इसमें लास्ट वाला जब गायब होगा, ठीक है? तो नंबर क्या आएगा इसका? मान लीजिए 9 6 5 4 2 3, मान लीजिए इसमें से 3 हम गायब कर देंगे तो कहाँ उत्तर आएगा? 9 6 5 4 2, ठीक है? अब समझ में आया? पहला नंबर मिसिंग, लास्ट वाला नंबर मिसिंग, फिर पहला मिसिंग, तो लास्ट वाला हमारा मिसिंग होगा कि नहीं मिसिंग होगा? बिल्कुल मिसिंग होगा सर जी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, दूसरा प्रश्न आपका देखेंगे, बेजोड़ का चयन करें। तेल से क्या जलता है? दीपक। पावर से क्या चलता है? पावर यानी लाइट, ठीक है? लाइट से क्या चलता है? मशीनें चलती हैं। ऑक्सीजन से क्या है? जीवन है। लेकिन जल से नल नहीं है, बल्कि अगर नल रहता, नल से ही जल होता है, ठीक है? तो बेजोड़ का चयन करें, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है? क्या है? ये बेजोड़ है, ये बेजोड़ है, ठीक है? यानी ये मेल नहीं खा रहा है, बाकी सारे मेल खा रहे हैं, ठीक है? तेल से दीपक जलता है, लाइट से मशीन चलती है और ऑक्सीजन से जीवन चलता है, ठीक है? लेकिन जल से नल नहीं होता है, नल से जल होता है। बी ऑप्शन आपका बेजोड़ है। चलिए, इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बेजोड़ संख्या का चयन करें। देखिए 43 53 63 और 73 दिया है। 43 क्या है? किसी भी संख्या से भाग देंगे 43 नहीं जा पाएगा। 53 भी आपका किसी भी संख्या से भाग नहीं जा पाएगा। तो ये सब क्या है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। 63 आपका देखिए 3 से भी चला जाएगा, ठीक है? 3 से भी भाग चला जाएगा और 9 सते 63, यानी 9 से भी ये आपका भाग चला जाएगा, यानी ये आपका भाज्य संख्या, ठीक है? और 73 भी आपका अभाज्य संख्या, ये भी किसी भी संख्या से ये भाज्य नहीं होगा, यानी 63 आपका बेजोड़ मान सकते हैं, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, देखें, तोता
तोता क्या है, सजीव है, और तोता क्या है, आसमान में उड़ता है, खुले में रहता है। लेकिन यहाँ पिंजरा दिया है, तोता क्या है, पिंजरे में बंद हो गया। आदमी क्या है, आदमी आज़ाद है, खुले में घूमता है। तो खुले में घूमता है तो ये घर में सोता है। और जेल, तो जब तोता आज़ाद है, घूम सकता है, पिंजड़े में बंद है, तो आदमी घर में कैसे रह सकता है, घर में नहीं। जेल राइट आंसर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे 99% बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। देखिए तोता पिंजरे में रहता है, उसी तरह आदमी जेल में रह सकता है, ठीक है, बशर्ते उसे सजा होना चाहिए। जेल सबसे उपयुक्त विकल्प इसलिए है क्योंकि उसी तरह का संबंध दर्शाता है जैसा कि तोता और पिंजरे के बीच में है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चले, प्रश्न नंबर आपका 90 क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सिस्टर को 535310 यानी 535301 के रूप में सिस्टर को कोडित किया जाता है, ठीक है। अंकल को कोडित किया गया है 84,670 और बॉय को कोडित किया गया है 129 के रूप में, ठीक है। तो SON को कैसे कोडित किया जाएगा, SON आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए इनमें से कौन कौन सी संख्या किसके लिए उपयोग हुई है। तो सिस्टर में SS शब्द जो है 5 के लिए यूज हुआ है। देखा पहला डिजिट और दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट देखिए SIS 535 यानी 5 जो है S के लिए हुआ है, तो 5 हो गया। अब यहाँ बॉय BOY, ठीक है, O 2 के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ 2 हो गया। अब अंकल में जो N है, N दूसरे स्थान पे क्या है, 84 है, यानी चौथा है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उत्तर क्या आया हमारा 524, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखें जेड, मैं इसे और थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। चले ध्यान से देखिएगा, ZA5Y4BXC6W3D आगे क्या होगा। तो आगे इसमें ऐसे हो सकता है, देखें इसमें आप लोग ऑप्शन भी देख करके हल करिएगा इसे, ठीक है। पहले भी लिखा है, तो पढ़िए आप लोग ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU भी के बाद क्या आता है, भी के बाद क्या आता है, WX उसके बाद Z, ठीक है। आप समझ में आया। भी हमारा इसमें से इस वाले ऑप्शन में नहीं है, बाकी इस तीनों में है, तो इन तीनों को देखते चलेंगे, ठीक है। भी हमारा मिल गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ABCD, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ E होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, E होगा। तो यहाँ भी आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया, भी E हो गया। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही उत्तर होगा। अब यहाँ आपका नंबर दिया देखें 5 4 6 3, ठीक है, यानी 5 के बाद क्या आया है, 5 के बाद यहाँ पर देखिएगा सी में, ए के बाद सी में देखिएगा 5 के बाद 6 आया है, तो आपका डी छोड़ करके अगले में क्या आएगा, 5 6 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा दिया है डी में VE7, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसे और थोड़ा सा बड़ा करके मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। भी आ गया, VW, यहाँ भी हो गया आपका VWXY, उसके बाद Z, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर A है, B है, उसके बाद C है, D है, उसके बाद क्या होगा ABCDE होगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद नंबरिंग करेंगे, 5 के बाद यहाँ तीसरे में देखिए 6 आया है, 6 आया है, तो लास्ट यहाँ पर आपका क्योंकि आपने चौथा ऑप्शन को छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, Y को छोड़ा है, Y4 को, तो 6 आया है, तो हम W3 को छोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन में। वैसे यहाँ 4 है, यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 4 3 या, और यहाँ पर आपका 2 होगा, ठीक है, लास्ट वाले में। लेकिन हमारा ऑप्शन में जो आंसर मिल गया है वो क्या है, डी ऑप्शन में मिल गया, VE7, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। प्रश्न नंबर 92 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गीगाबाइट के बराबर है। गीगाबाइट आप लिख लीजिएगा, GB, क्या GB का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट। तो 1 GB बराबर कितना MB, तो 1024 MB यानी मेगाबाइट, ठीक है। तो सी ऑप्शन में आपका दिया है 1024, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 93 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, नैनो सेकेंड,
किलो सेकंड, गीगा हर्ट्ज या मेगा बाइट। गीगा हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति मापी जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चले अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे। संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे उपयुक्त होगा? डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या स्प्रेडशीट? संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है। EPROM का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या? इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 96 आप लोगों का क्या पूछा गया है? कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 97 क्या है? 97 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? तो कंट्रोल यूनिट भाग होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा, 98 नंबर प्रश्न क्या है? डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स? ठीक है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, एनालिटिंग या फॉर्मेटिंग? बिल्कुल राइट आंसर है आपका फॉर्मेटिंग। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 99 है, निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आपका रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैंने कुछ ही सॉल्व कराया है, बाकी सारे अभी मैं सॉल्व कराना बाकी है, तो बने रहिएगा। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। गटर मार्जिन क्या है? ठीक है, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होता है? तो गटर मार्जिन वह मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, यानी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड पर पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ चलिए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मैंने बता दिए। अच्छा, एक महासंग्राम कंप्यूटर के क्लास में कराने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, जितने आज तक सॉल्व कराया हूँ मैं, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं सबको मैं एक ही बार में सॉल्व करा दूँ, कम से कम 200-300 क्वेश्चन, ताकि एकदम आप एकदम तहलका मचा दें। ठीक है, ताकि आप अच्छे से एकदम सॉल्व कर पाएँ। देखें पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यदि बी से शुरू होने वाला कोई सार्थक शब्द HACEB से बनाया जा सकता है तो उस शब्द का चौथा अक्षर आपका क्या होगा? तो बी से बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, BEACH बीच हो गया। ठीक है, चौथा अक्षर हमारा सी है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चले बच्चे ने भी लगाया है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। अनआइडेंटिफाइड शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो जायज़ सी बात है। देखें, अगर आप सभी लोग जानते हैं वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं सभी अपने अपने जगह स्थित हैं। अब इसको जो है आप क्या करेंगे, वर्णमाला क्रम के हिसाब से अगर बैठाएंगे। ठीक है, यू तो पहले आता नहीं है। ठीक है, तो यू को क्या करेंगे, यू सबसे लास्ट में आएगा, मुझे पता है। तो इसका नंबर चेंज हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर जी। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलें इसमें अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चलें देखिए अगला प्रश्न है इसमें, SAB यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, QCD, PDD, OEF और NFF। ठीक है, इसे सॉल्व करना है और देखना है कौन सा उत्तर यहाँ पे
आएगा, ठीक है। तो इसे उल्टाइया देखेंगे हम लोग, उल्टाइया माने इधर से, ठीक है, इधर से देखेंगे। तो ए पहले आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। NOPQ यहाँ क्या आएगा, R, उसके बाद क्या है, S है, ठीक है। अब समझ में आया, ठीक है। R आ गया सर जी। उसके बाद क्या होगा, मिडिल जो द मिडिल लेटर ऑफ ईच ग्रुप इज अल्फ़ाबेट ऑर्डर। अब इसमें जो मिडिल ऑर्डर में है उसको देखेंगे। जैसे मिडिल ऑर्डर में देखिए एस के बाद क्या है, ए है, ए के बाद यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। बी आ गया, यहाँ देखते चलिएगा, ठीक है। बी आ गया आपका। उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पे सी आया है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ पर एफ है, ठीक है। अब जो लास्ट लेटर जो बचे हैं देखिएगा, यहाँ पर क्या क्या है, डबल डबल है, ठीक है। यहाँ बी है तो यहाँ भी आपका बी होगा, यहाँ डी है तो यहाँ भी आपका डी है, यहाँ एफ है तो यहाँ भी आपका एफ है, ठीक है। यानी आर बी बी होगा, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मैं फिर से समझा दूँ क्या, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा करके मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए NOPQ, तो यहाँ क्या आएगा, R आएगा, उसके बाद हमारा S है। फिर यहाँ से देखिए बीच वाला नंबर आप हल करेंगे, A, फिर यहाँ क्या आएगा, B आएगा, ठीक है। बीच में B आएगा, फिर C है, फिर D है, फिर E है, उसके बाद F है बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डबल डबल नंबर है। देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ आपका बी होगा, ठीक है। यहाँ आपका डी है तो यहाँ भी आपका डी है, और यहाँ देखिएगा आपका एफ दिया हुआ है तो यहाँ भी क्या है, लास्ट में एफ है, यानी डबल डबल नंबर है, ठीक है। तो आर बी भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कैसे इसमें पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, दाएं से 10वां अक्षर तो -10 + 1, ठीक है। तो ये इसे ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, देखें 26 - 10 कितना हुआ, 16, और +1 कितना हुआ, 17। क्यू हमारा कितने पे आता है, क्यू 17 पे आता है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। क्यू कैसे 17 पे आता है मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ये हो गया क्यू, इसमें ऐसे होता है, ठीक है। तो क्यू 17 पे कैसे होता है, तो ये जो गोला वाला है इसे आप 1 मान लीजिए, और जो ऐसे कटा हुआ है तो साथ में भी ऐसे कटा होता है, ठीक है। तो आपको अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि क्यू कितने पे है, 17 पे है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। देखें ए बी की बहन है, और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, और ई डी की माँ है, तो ए डी कैसे संबंधित है। इसे डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चलें ठीक है। चले पूछा क्या है, ए बी की बहन है, ठीक है। जो ए है और ये हो गया बी, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में बहन हैं, ठीक है। सी बी की माँ है, तो सी क्या है, ये हो गया सी, तो ये इसकी माँ है, तो ए, ठीक है। जो ए है और जो बी है इन दोनों की माँ सी होगी, ठीक है। इतना तो आपका सॉल्व हो गया। डी सी का पिता है, तो यहाँ पर आपका हो गया डी, ठीक है। डी क्या है, सी का पिता है, ये इसका क्या है, ये इसका पिता है, ठीक है। सी का पिता डी है, ठीक है। तो ई डी की माँ है, अब यहाँ आप रख सकते हैं इसे, ये ई हो गया, ई क्या है, ई इसकी माँ है डी की, ये इसकी माँ है, ठीक है। तो अब इसका जो अब ये दोनों बहन है, ठीक है। ये सी ए बी जो है सी की माँ है, और डी का पिता है। तो जो ए और बी हैं ये इससे कैसे संबंधित होंगे, ये इसका नाना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो सी है इसके पिता डी हैं, ठीक है। तो इन दोनों के क्या होगा, ये नाना हो गए, ठीक है। पूछा क्या है, ए डी से कैसे संबंधित है, जो ए है डी से कैसे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, अगर डी जो है जो ए और बी हैं डी के आपके नाना लगेंगे, ठीक है। तो इसमें डी आपका ऐसे कैसे संबंधित हो, इसका पोती लगेगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए इसमें छठा प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, कैसे इसको कहा जा रहा है, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, कोई तस्वीर है एक, ठीक है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता, ठीक है, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। तस्वीर में यानी ये जो तस्वीर है, इसमें महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे बहुत ही ध्यान से। मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, ठीक है, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी दादाजी के इकलौते बेटे का मतलब है महिला के पिता हो गए, ठीक है। अब उसके भाई के पिता, यह वाक्य इंगित करता है कि तस्वीर में दिखाई देने वाला जो आदमी है वो भाई है, ठीक है, उसके पिता वही हैं जिनका उल्लेख पहले किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे उसके भाई के पिता हैं, ठीक है, मेरे दादाजी के पिता, ठीक है, मेरे दादाजी के पिता उसके इकलौते बेटे के भाई हैं। इसका मतलब है कि तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है वो महिला का, ठीक है, मतलब है इसका कि तस्वीर में दिख रहा है आदमी का जो भाई है वो महिला के पिता का क्या होगा, बेटा होगा, ठीक है। तो तस्वीर में दिख रहा जो आदमी है महिला के पिता एक ही है, ठीक है, इसका मतलब है कि महिला उस आदमी की क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे छठवें का, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं इसे आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, एक तस्वीर में ठीक है, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता यानी महिला के भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। तस्वीर में महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो पहले क्या करा, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मतलब दादाजी के इकलौते बेटे का मतलब है महिला के पिताजी, ठीक है। उसके भाई के पिता यानी उसके भाई के पिता का मतलब क्या है, यह वाक्य इंगित कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि तस्वीर में दिखाई देने वाला जो आदमी है वो भाई है, उसके पिता वही हैं जिनका उल्लेख पहले किया जा रहा है, ठीक है। मेरे दादाजी के इकलौते बेटे उसके भाई के पिता हैं। इसका मतलब है कि तस्वीर में दिख रहे आदमी का भाई महिला के पिता का बेटा है, ठीक है। तस्वीर में दिख रहे आदमी और महिला के पिता एक ही हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि महिला उस आदमी की क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझा कर बता देता हूँ, ठीक है। देखें, यदि रोज को 6, 8, 2, 1 कोडित किया गया, ठीक है सर जी, तो चेयर को 7, 3, 4, 5, 6 से कोडित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिच लिखा है PREACH, प्रिच को 9, 6, 1, 4, 7, 3 से कोडित किया गया है। तो सर्च के लिए क्या होगा, तो यहाँ आप लिख लीजिए सर्च, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम में, SEARCH, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों जो नाम दिया है रोज, चेयर और रिच, इसमें आप लोग देखिए एस के लिए क्या यहाँ पर कौन सा कोड दिया गया है, तो ROSE तीसरे स्थान पर देखिए 2 दिया गया है, 6, 8, 2, तो यस के लिए 2 दिया गया है, ठीक है, 2 हो गया आपका। ई के लिए आपको देखना है क्या लिखा गया है, तो देखिए ROSE रोज में लास्ट वाला अंक क्या है, 1 है, ठीक है, तो ई के लिए हमारा 1 हो गया। अब हमारा क्या बचा, ए कहाँ पर हमारा दिया है PREACH, प्रिच यानी प्रिच में जो चौथा ए वाला है, ठीक है, ए हमारा कितने भी दिया है, ए इसमें देखिएगा चौथे स्थान पर चौथा दिया है, ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया। अब आर देखिएगा कितना दिया है, आर यहाँ पे देखिएगा चेयर में लास्ट वाले डिजिट में आर लिखा है, तो यहाँ 6 लिखा है आर के लिए, तो यहाँ 6 हो गया आपका। तो इतने में ही आपको उत्तर मिल जाएगा, जैसे देख लेंगे आप 2, 1, 4, 6, 2, 1, 4, 6 आपका बी वाले में मिल रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आपका मिल रहा है। 2, 1, 4, 6, ठीक है, 2, 1, 4, 6 देखेंगे केवल बी ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और सी के लिए देख लेंगे, सी के लिए 7 प्रयोग हुआ है और एच के लिए 3 प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए मिल गया कि नहीं, 2, 1, 4, 6, 7, 3, 2, 1, 4, 6, 7, 3, ठीक है। इसी तरह से आपको हल करना है। एक बार और दिखा दूं मैं, चले कोई बात नहीं है। चलिए इसमें 8वां प्रश्न आपका पूछा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा, इसे सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। देखिए पूछा क्या है, अगर पी का अर्थ है, ठीक है, चले
देखिए अगर P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है प्लस, R का अर्थ है माइनस और S का अर्थ है गुणा, तो इसे हमें सॉल्व करना है। ये BODS ठीक है, इसी से हमको हल करना होता है बोडमास के नियम से। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन गुणा होता है। ठीक है, ये क्या होता है भाग, ये होता है आपका गुणा, ये होता है आपका घटाना, उसके बाद जोड़। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आपका लिखा है, देखिए ये ही इसी को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से 10 हो गया। ठीक है, दिया है आपका आर का अर्थ है माइनस। ठीक है, तो यहाँ माइनस हम लिख लेंगे और यहाँ क्या है 192। ठीक है, ये हो गया 192। उसके बाद पूछा क्या है माइनस का आर का अर्थ है माइनस और एस का अर्थ है गुणा। ठीक है, और पी का अर्थ है भाग। ठीक है, तो 192 पी दिया है, तो यहाँ हो गया आपका भाग। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद 48 लिखा हुआ है। ठीक है, 48। उसके बाद है एस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ हो गया गुणा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर आपका 48 लिखा हुआ है। ठीक है, 48 हो गया सर जी। उसके बाद क्या है, फिर आपका 48 के बाद फिर पी लिखा है। पी का अर्थ क्या है भाग है, फिर हमारे यहाँ पे भाग हो गया। ये आपका एक सारणी बन रहा है, इसे ही सॉल्व करना है। फिर आपका 96 लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है प्लस, तो यहाँ +1 हो गया। ठीक है, तो और सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए 48 का 192 में अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 48 में 192 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ध्यान देंगे। चले कितना आएगा आपका, तो आएगा आपका 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 हो गया, माइनस हो गया 4। ठीक है, यहाँ समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है, सारणी मैंने बना दी थी आपकी। ठीक है, मैं फिर से इसे छोटा करके आपको पढ़ाता हूँ। चले, ये हो गया आपका, मैं इसे पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, आर का हमारा क्या अर्थ है, आर का अर्थ है माइनस। ठीक है, 100 कितना है आपका 192। फिर क्या लिखा हुआ है, पी का अर्थ है हमारा भाग, ये हो गया हमारा भाग। ठीक है, पी का अर्थ हो गया भाग, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, एस का अर्थ है गुणा, ये हो गया भैया गुणा। ठीक है, उसके बाद क्या है 48 फिर है हमारा। उसके बाद क्या है, पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ है हमारा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पी का अर्थ दिया है भाग। ठीक है, पी का क्या अर्थ दिया है, भाग दिया है। एस हमारा गुणा है, तो पी हमारा फिर से भाग हो गया यहाँ पे। उसके बाद 96 दिया है। उसके बाद क्यू का प्लस दिया है। ठीक है, क्या दिया है +1, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आपको भाग करना होता है। ठीक है, 192 आर यहाँ आपका भाग होगा। ठीक है, ये भाग है, तो इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है सर, तो सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, इसे अलग कर लीजिए और इसे आप लोग अलग सॉल्व कर लीजिए। भाग करेंगे तो ये हो गया 10 आपका, यहाँ तो माइनस होगा, माइनस हम लोग बाल्ब सामने कर लेंगे, यहाँ हो गया 4 आपका। ठीक, ठीक है, 48 का हम भाग देंगे 192 में तो 4 आएगा, गुणे हो गया। अब जो है 48 का 96 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है सर जी, और प्लस कितना है 1 है। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले हम घटाएंगे इसे, नहीं पहले इसे हम गुणा करेंगे, भाग गुणा घटाना उसके बाद जोड़ है। तो अगर 4 में हम 0.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस देखें 0.5। ठीक है, 4 का आप लोग गुणा कर लीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, 4 का गुणा 0.5 में करेंगे 2 आएगा, ये +1 हो गया। अब पहले भाग हो गया, फिर गुणा हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 10 में से 2 गया, कितना बचा 8। उसके बाद हम जोड़ेंगे। ठीक है, 8 और 1 कितना हुआ 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है 9। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान होगा रीजनिंग। ठीक है, कंप्यूटर के टफ होते हैं और रीजनिंग के भी टफ होते हैं। ये आपका जो को करिकुलर है 5th सेमेस्टर का, ये पूरा टफ ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखें इसमें 9वां प्रश्न है, बहुत ही आसान पूछा गया है। किसी निश्चित भाषा में चैंपियन को
एच चैंपियन के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड में निगेटिव को कैसे कोडित किया जाएगा। इसमें देखिए जो आपका कोडित किया गया है, इसमें जो अल्फ़ाबेट नंबर है इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है। जैसे चैंपियन है, एच चैंपियन लिखा है, तो देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं एच चैंपियन लिखा है, यहाँ CHA, ठीक है। एच यहाँ दूसरे स्थान पर है लेकिन एच यहाँ पहले स्थान पर है, तो निगेटिव में एन जो है जो NEAGITEV TATIVE जो लिखा हुआ है, तो यहाँ जो ई है, एन के बाद ई है, ये हमारा कहाँ आएगा, पहले स्थान पर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों गलत हो गया, ठीक है। आगे देखें, अब इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद सी यहाँ दूसरे स्थान पर चला गया है, सी जो अल्फ़ाबेट है इसको यहाँ पर दूसरे स्थान पर लिखा है HC, तो यहाँ जो लिखा हुआ एन, तो ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए CHA, ठीक है, यहाँ पर HCMA, जो यहाँ पर CHA है, ए को चौथे स्थान पर रखा है, ठीक है। तो उसी तरह से जो यहाँ पर हमारा जी दिया है, ये चौथे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एम दिया है, CHAM, ठीक है। तो एम जो है यहाँ पर जो चौथे स्थान पर है, यहाँ तीसरे स्थान पर लिख दिया है, तो NEGA, ठीक है। तो जो चौथे स्थान पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके ऑप्शन में देखिएगा कौन सा मिला के देख लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ENAG, इसमें मिल रहा है EGAI, यानी ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब यहाँ दोस्तों जो 10वां प्रश्न है, इसे मैंने सॉल्व नहीं किया है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका आप लोग अपना जो राय है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है बच्चे ने डी ऑप्शन आपका लगाया है, तो हो सकता है डी ऑप्शन राइट हो, बाकी आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग बताएंगे ज़रूर। अगला मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। देखें, अगर 5 गुणे 6 बराबर 91 है, अब 5 गुणे 6 बराबर 91 कैसे हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखें, 6 गुणे 5 बराबर 6 पचे 30, ठीक है सर जी, 30 हो गया। अब 30 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा सर जी, 90 आएगा, ठीक है, 90 आया। अब प्लस इसमें एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 91 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब फिर उसी तरह से 8 सत्ते 56 कितना हुआ, ठीक है, 8 सत्ते 56 हो गया। अब 56 गुणे, ठीक है, 8 सत्ते 56, 56 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, आप लोग करके देख लीजिए। 6 त्रिक 18 हो गया आपका, और 5 या 15 एक 16 हो गया। अब फिर इसमें एक जोड़ दिया, ठीक है, कितना हो गया आपका 169, ठीक है, 169 और 91 आपको मिल गया। ठीक उसी तरह से 10 गुणे 70 कितना होगा, 10 दहाइयाँ में 70, ठीक है, 70 हो गया। अब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, 7 त्रिक 21, 210 हुआ आपका, और एक इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 211, आपको मिल गया 211, 169 और 91, 211, 169 और 91। अब उसी तरह से 11 गुणे 10 को सॉल्व करना है, तो हम लोग इसे चलिए सॉल्व, यहाँ नीचे देख लीजिए, 10 गुणे 11 इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 11 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा करके देख लेते हैं। 11 दहिया में 110, ठीक है, 11 दहिया में 110 गुणे 3, ठीक है, यहाँ से ऐसे 110 गुणे 3। अब इसे गुणा करेंगे कितना आएगा 330 आएगा, ठीक है। अब प्लस इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो 331 आएगा, आपको मिल गया ना, 211, 169, 91 और 331, तो 331 आपके ऑप्शन में ए में दिया है। दोस्तों देखिए, सॉल्व कराने में जो क्वेश्चन पेपर है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। पूरे यूट्यूब पर बहुत ही कम आपको क्लासेस मिलेंगी, बहुत ही कम क्वेश्चन पेपर मिलते हैं एनालिटिक एबिलिटी के, कोई जल्दी सॉल्व नहीं कराता है, क्योंकि इसमें पूरा एक दिन लग जाता है, और पूरा एक दिन में कम से कम 2 क्लासेस 3 क्लासेस करा सकते हैं। तो कोई चाहता नहीं है, ठीक, सब लोग फ़ायदा चाहते हैं कि मेरा फ़ायदा हो, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, भेज दीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ये बीए सेमेस्टर वाला का वादा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो, जो भी मैंने जितने भी यूनिवर्सिटी बताए सभी यूनिवर्सिटी के मैं सॉल्व करा दूंगा, बशर्ते आपका क्वेश्चन पेपर मेरे पास
आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं और भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा और सॉल्व करा के आपको दूँगा। एग्ज़ाम से पहले देखिएगा, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से करा दूँगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी प्लेलिस्ट दिया गया है, तो जा कर के देख लीजिएगा, और भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। बाकी आने वाले दिनों में मैं और भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊँगा, और हाँ, एक महासंग्राम रिवीजन क्लास मैं लेकर के आऊँगा, जितने भी कंप्यूटर के क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।